बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज का सबसे बड़ा टॉपिक है मुल्तान अपोजिशन का जलसा जो अवामी मफाद के लिए अपोजिशन के मुताबिक निकाला गया। इसमें ख़ास बात यह थी आसिफा भुट्टो जरदारी की एंट्री, जो बिलावल भुट्टो जरदारी की अदम मौजूदगी में उनकी नुमाइंदगी के लिए आई थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज यौम तासीस था और आज की मेज़बान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। एक अहम बात यह भी थी कि आसिफा भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज का स्टेज शेयर करना, मरियम नवाज की जानिब से आसिफा भुट्टो का खैर मकदम करना और उन्हें छोटी बहन करार देना। मरियम नवाज का हुकूमत पर तनकीद करते हुए यह कहना कि 30 रुपए की रोटी हो गई, अब अवाम हुकूमत का लॉकडाउन करेंगे। हदफ तनकीद बनाया इमरान खान साहब को भी, जिनके बारे में वो कहा करती थी कि उन्हें तनकीद का निशाना बनाने का भी वो रवादार नहीं समझती। इसके साथ साथ निजी जिंदगी के हवाले से भी बातें की, वफात के हवाले से बातें की, कौन जनाजों पर आता रहा, कौन जाता रहा। इसके साथ मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर से लॉन्ग मार्च का इंदिया। ये सारी सिचुएशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी रवैया, इसमें अपोजिशन का रवैया और हुकूमती रवैया, इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब भी आपका। बुखारी साहब, सबसे पहला सवाल ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अखबारात में इश्तिहारात शाया करवा रही है कि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए, लेकिन वो सिंध में मेजबानी हो रही है पंजाब के अंदर एक बड़े अवामी इज्तिमा की। क्या कोरोना सिर्फ सिंध में है, पंजाब में नहीं है, पंजाब के अवाम नहीं है? दोहरा मयार बुखारी साहब क्यों है? आईने पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट ऑफ एसोसिएशन वो मौजूद है फंडामेंटल राइट्स में। और आज आइन जो है इन ऑपरेटिव है, इन अबेंस में नहीं है, एब्रोगेट नहीं हुआ। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये हर पॉलिटिकल पार्टी का, बल्कि हर सिटीजन का हक बनता है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करे। तो उसी सिलसिले में पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारा मुल्तान में जलसा था। गवर्नमेंट ने हमें पेशावर में भी रोकने की कोशिश की, कामयाब जलसा हुआ। मुल्तान में भी उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन हमारा ये फैसला था PDM का, हमारा सूरत में जलसा करेंगे। और अल्लाह का फजल से इस वक्त जलसा उधर मुल्तान में है। सारी लीडरशिप वहाँ मौजूद है और लीडरशिप वहाँ खिताब भी करेगी। और बिलखसूस आसिफा भुट्टो साहिबा वो तशरीफ़ लाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए। हमारा यौम तासीस भी है इसलिए क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो उनका COVID-19 पॉजिटिव आ गया था, इसलिए वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे और उनकी नुमाइंदगी करने आसिफा भुट्टो साहिबा आई हैं वहाँ पे। जहाँ पे आप SOP की बात करते हैं, आपने आज भी ऑब्जर्व किया होगा कि आसिफा भुट्टो साहबा मास्क पहने हुई थी और स्टेज के ऊपर से भी डायरेक्शन दे रही थी कि मास्क पहन के रखें आप। मैं समझता हूँ कि SOPs बिल्कुल उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट SOPs अपने पे तो लागू नहीं करती और बाकी जमातों पे लागू करना चाहती है। और ये SOP पे अमल दरामद करना जहाँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ या फोर्सेस की भी जिम्मेदारी है। वहाँ पे हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी भी बनती है कि इंडिविजुअल खुद किसको किस अंदाज से लेता है। आप यूरोप में देखें, कल आपने देखा कि यूरोप में बहुत सारे एजिटेशंस हुए कि हमें लिबर्टीज़ दो, हमें एक्सेस दो टू द शॉपिंग मॉल्स। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि SOP भी अमल दरामद करना जहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वहाँ इंडिविजुअल्स की भी है। तो इंडिविजुअल्स तो अपना ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है PDM के जलसों से घबराई हुई है और घबराहट का ये आलम है कि उन्होंने आज हथियार डालने पड़े उनको। आज हथियार डाले गवर्नमेंट ने। आसिफा भुट्टो का एक बड़ी एंट्री है और बड़ा शौक से लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। क्या ये एक ही जलसे में आएंगी या मुस्तकिल जितने आगे जलसे हैं, लाहौर का जलसा आ रहा है और दीगर जलसे हैं, तमाम में इनकी एंट्री होगी? देखिए, बुनियादी बात यह है कि आफ्टर वो आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा वो एक पॉलिटिकल लेगेसी लेके चल रही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद की लेगेसी लेके चल रही हैं। प्राइमरीली तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो एब्सेंस थी कोरोना की वजह से, वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने आ रही हैं और आज वो नुमाइंदगी उन्होंने की है। इन फ्यूचर भी जिस तरह की जिम्मेदारी उन पर पार्टी डालेगी वो बिल्कुल निभाएगी और एक्टिवली वो पॉलिटिक्स भी पार्टी के चेयरमैन और पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है जिस तरह उनको जिम्मेदारी देगी वो ज़रूर निभाएंगी।
बुखारी साहब, जैसा कि आपने कहा कि आज अपोजिशन कामयाब रही है हुकूमत के तमाम हरबों के बावजूद, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि अपोजिशन जो है, पीडीएम की क़यादत जो है, वो सारे हम मॉडल टाउन जैसा कोई वाक़या चाहती है ताकि उस पर सियासत कर सके। हमने सिर्फ इसी खदशे के पेश नज़र पीछे हटना मुनासिब समझा। देखें, ये जो बात कर रहे हैं ये इनसे देखें नॉन इलेक्टेड लोग हैं, और वो आज भी किसी एडवाइज़र का, स्पेशल असिस्टेंट का बयान था। उनकी हैसियत क्या है? जो लोग मुस्तरद हो चुके हैं आवाम से, जिनको लोगों ने असेंबलियों में नहीं भेजा, वो कोई स्पेशल असिस्टेंट बना हुआ है, कोई एडवाइज़र बना हुआ है, कोई कंसल्टेंट बना हुआ है, और वहाँ से वो कोई 72 किस्म के तो इन्होंने रखे हुए हैं, तर्जुमान रखे हुए हैं, और जो सारे नॉन इलेक्टेड हैं। बुहारी साहब, यही सवाल हुकूमती हल्के भी करते हैं बुहारी साहब, कि जिनको अवाम ने मुस्तरद किया वो सबसे बड़े किससे करते हैं? लोग यही सवाल पूछना चाहते हैं कि बिल्कुल जिसको अवाम ने मुस्तरद किया उसको किसी क़यादत की नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसी तरह अवाम कहती है कि मौलाना फजलुर रहमान को मुस्तरद किया लेकिन वो पीडीएम की क़यादत कर रहे हैं। मेरी बात सुने, मौलाना फजलुर रहमान एक सियासी जमात के सरबराह हैं। मौलाना कई मरतबा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं, मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन में हार जीत बिल्कुल लगी रहती है, लेकिन जो लोग जिन्हें आवाम ने कतई तौर पर मुस्तरद किया हो, या जिनके पास इतनी हिम्मत और जुर्रत ना हो कि वो इलेक्शन लड़ें और आवाम के पास जाएं, और आज वो तर्जुमान बने बैठे हैं, आज वो स्पेशल असिस्टेंट बने बैठे हैं, आज वो वज़रा बने बैठे हैं, और वो मौलाना तो आज की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। मौलाना की अपनी जमात है जिसकी फॉलोइंग है, और मौलाना उसको लीड कर रहे हैं। नवाबजादा नुसरत साहब मुसद्दका लीडर इस मुल्क के नहीं थे, वो कई दफ़ा इस्लामियों में गए और कई दफ़ा इस्लामियों से बाहर भी रहे। ARD की मूवमेंट की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं की। आपको कुछ तारीख पता है या आपने कुछ तारीख देखी है? जी, मैंने बड़ी अच्छी तरह तारीख देखी है बुहारी साहब, मैंने तारीख देखी है। मैं तो आपकी बात का कार, आप तो बुरा मना रहे हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह तारीख देखी है। मौलाना आपने क्या गैर मुंतखब, मैंने बुरा नहीं मनाया, आप मुझे बताएं। मैंने गैर मुंतखब लोगों का हवाला दिया, जो आपने हवाला दिया, ये गैर मुंतखब लोग आपकी हुकूमत में भी काफी थे। क्रिटिसाइज करते हैं। कौन प्रोपेगेंडा करता है जी? देखिए, बात है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। पॉलिटिकल प्रोसेस में कभी हारता है, कभी कोई जीतता है, लेकिन वो लोग जो आवाम के पास रुजू ही ना करें, आवाम से वोट मांग लेना जाएं, किसी को वोट ज्यादा मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं, किसी इलेक्शन में कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन जो बंदा इलेक्शन का प्रोसेस में ही शामिल ना हो और वो हुक्मरानी कर रहा हो और वो ऐसी गुफ्तगू करे जो पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में, तो बड़ी मायूब सी बात लगती है। तो बुखारी साहब, हुकूमत का ये जो बार बार से इल्जाम है, आप चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, सेनेट के उमूर को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, वोटिंग किस तरीके से होती है वो भी आप बखूबी वाकिफ हैं उससे, तो हुकूमत का बार बार ये मौकिफ कि सेनेट इलेक्शन ना होने देने पर ये अपोजिशन जो है ये एहतजाज कर रही है, इसका रिबर्टल किस तरीके से देंगे? देखिए जी, बात यह है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। आपको पता है, सेनेट एक ऐसा अदारा है जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कभी डिसॉल्व नहीं होता। नेशनल असेंबली डिसॉल्व होती है। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है एक प्रोविजन के जहाँ पे सेनेट डिसॉल्व होती है, जिसे डबल डिसोल्यूशन कहते हैं। तो बात यह है कि सेनेट का इंतखाब आएगा, वक्त पे हम देखेंगे क्या होगा, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो गुफ्तगू करना चाहते हैं या पार्लियामेंट्री कमेटीज में बैठ के, इनका प्राइम मिनिस्टर खुद आता ही नहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में, तो किससे हम बात करें? स्वाय गालम गलोच के इन्होंने तो सीखा ही कुछ नहीं है। बुहारी साहब, चलें ये बता दें कि आने वाले वक्त में अगर सेनेट का इलेक्शन आता है तो आप बतौर एक सियासी वर्कर, आप साबिक चेयरमैन सेनेट और एक पॉलिटिकल जमात के बड़े अहम ज़िम्मेदार होने की हैसियत से, आप क्या समझते हैं सेनेट के इलेक्शन होने चाहिए? देखिए जी, जो सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी, इस पर हमने हमेशा बिलीव किया, और वक्त पे अगर इलेक्टोरल कॉलेज उस दिन मौजूद ना हुआ तो सेनेट के इलेक्शन क्या होंगे? आप ये देखें कि सेनेट के इलेक्शन तो उसका इलेक्टोरल कॉलेज कराएगा, अगर उस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज ना हुआ तो फिर वो क्या होगा? लेकिन आईन में ये बात ही मौजूद है कि अगर इलेक्ट्रिक, अब मेरी बात कंप्लीट करने से प्लीज, फॉर गॉड सेक डोंट इंटरप्ट नाउ। अगर ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि जब सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं होगा और जब इलेक्टोरल कॉलेज एग्जिस्टेंस आएगा, विद इन 60 डेज इलेक्शन हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई आपको? ये भी आइन में दर्ज है। बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम किया, अदालत की जानिब से रिलीफ मिला अली कासिम गिलानी को,
अच्छी बात है। उन पर लगाई गई जो दफात थी वो भी खारिज कर दी गई, अच्छी बात है। दूसरी जानिब आप सराह भी रहे हैं इसे कि अदालत में सुरखरू हैं, लेकिन अदालत ही का हुक्म है कि कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। आप ये कह दीजिए कि गुज़श्ता जो 4 जलसे हुए PDM के प्लेटफॉर्म से, दीगर जलसों की बात नहीं करते, उनमें कितना SOPs का ख्याल रखा गया? मैंने पहले आपसे अर्ज किया, ये कोई सिर्फ फर्द वाहिद की जिम्मेदारी नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी नहीं। गवर्नमेंट बिल्कुल एक पॉलिसी वज़ा करती है, लेकिन SOP पे अमल दरामद करना एक इंडिविजुअल का अपना रोल भी है, अपना कैरेक्टर भी है, और हर इंडिविजुअल जो है अपनी ज़िंदगी और मौत का खुद जिम्मेदार भी होता है, उसको एहसास भी होता है। और इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज ने तो हमेशा कहा कि SOP पे अमल दरामद होना चाहिए। यानी अपोजिशन जमातों का सिर्फ ये मौक़िफ़ होना चाहिए कि अपनी हिफाजत आप खुद करें। अब ये इनफरादी तौर पर हर कारकुन की जिम्मेदारी है कि वो SOPs को फॉलो करे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमारे पास आ चुका है। आज के जलसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, इसी बारे में बात करने के लिए तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुरैशी साहब, एक सवाल जहन में जन्म ले रहा है कि एक जानिब आपने पहले ये कहा कि जलसा नहीं होने देंगे, रुकावटें लगाई जाएंगी, दूसरी जानिब अपोजिशन ने अपने कारकुनान को खुली छूट दे दी कि अगर डंडा बरसाते हैं तो आप भी डंडे का इस्तेमाल करें। तो क्या हुकूमत आज के दिन अपने इकदामात से जो पीछे हटी है वो तसादुम के डर की वजह से हटी है या फिर वजह कोई और है? बिस्मिल्लाह हमारे नहीं। देखिए यासिर साहब, हुकूमत का रोल बाप वाला होता है। रियासत ने अपने बच्चों की जानो माल की हिफाजत का अहद किया होता है। मैं समझता हूं हुकूमत को कतन इसका कोई बेनिफिट नहीं था कि जलसा होने दिया जाए। सिर्फ एक ही टारगेट था कि किसी भी तरह ये जो वबा फैल रही है कोविड की, जिसने पहले स्पेल में भी लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया, बड़ी कीमती जानें ज़ाया हुई। मैं चूंकि सेंट्रल मुल्तान से हूं और ये जलसा भी मेरे हल्के में है, मैं समझता हूं पिछले 15 रोज में मुल्तान के कोई 15 से 20 सपूत उसे कहते हैं जो पूरी शहर में चंद लोग बड़े आम होते हैं, 15 से 20 लोग, और इसके अलावा कई लोग अपनी जान की बाजी हार बैठे इस कोविड के तहत। गवर्नमेंट का टारगेट सिर्फ ये था कि किसी तरह इसके स्प्रेड में मुल्तान का रोल ना हो। मुल्तान इस वक्त पंजाब में सबसे सेंसिटिव एरियाज में मुल्तान का शुमार है। पिछले एक वीक में जितने केसेस आ रहे हैं, मुल्तान में पॉजिटिव केसेस की तादाद कुछ ज्यादा थी। लेकिन जब हुकूमत ने ये देखा कि एक तरफ से वोट को इज्जत दोकर नारा लगाने वाले लोग, जमहूरियत के चैंपियन लोग, लोगों को अमन आशी और गरीब की बात करने वाले लोग, अगर ये तमाम बातें सिर्फ उनके जाती मफाद में है, वो इस हद तक आ गए हैं कि वो रियासत के खिलाफ बगावत पर उतरे हुए हैं। नदीम कुरैशी साहब आपकी तकरीर जरूर सुनेंगे। मुझे ये बता दीजिए, आपने कहा कि आपको अवाम का मुफाद अजीज है, आपको कौम के जो सपूत हैं उन्हें बचाना है, सारा कुछ आपने फरमा दिया, तो फिर अचानक उनको बचाते बचाते इजाज़त क्यों दे दी? अचानक उनको बचाते बचाते सारा कुछ खत्म क्यों कर दिया? 4 दिन, एक दिन का जलसे को आपने एक हफ्ते से जलसा बनाया हुआ है, तो इसकी क्या रीजन है? देखिए राणा साहब, पंजाब में इन्फेक्शियस डिजीज ऑर्डिनेंस लगा हुआ है, पूरे पंजाब भर में गैदरिंग्स पर पाबंदी है। मैं पिछले 4 रोज से डिफरेंट चैनल्स पे मैं भी और हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तमाम टीम इस बात की वजाहत कर रही है, और आपसे कुछ चीज पोशीदा नहीं है। हमने पूरी कोशिश की। देखें, पाकिस्तान को पिछले दिनों 15-16 जो मिडिल ईस्ट के मुबारक साहब, ये सारी बातें हो गई, ये हमें बता दें फिर आपने अब इजाजत क्यों दी है? मैं एक अर्ज कर दूं आपको, मैं पहले भी साफ तौर पे इजाजत के हक में था। हमारी ख्वाहिश थी तसादुम की तरफ चीज ना जाए, हमारी ख्वाहिश थी मुल्तान के लोगों का खून ना बहे। ये कोई मॉडल टाउन के हादसे की तरह से किसी हादसे का प्लान करके आए हुए लोग। मुझे आप बता दें, बराबर भुट्टो साहब क्वारंटीन में क्यों है? मुझे आप बता दें, इन सबने मास्क क्यों लगाए हुए हैं? ये खुद अपनी गाड़ियों से बाहर क्यों नहीं आ रहे? कुरैशी साहब, फिर एक और सवाल बनता है। आपकी हुकूमत ने यह कहा था पेशावर जलसे के बाद कानूनी इकदामात करेंगे, उसके बाद यह था कि कोई और जलसा नहीं होने देंगे। फिर जब इस जलसे का ऐलान हुआ, आपकी इंतजामिया जो है उसने इतनी फुर्तियां दिखाई कि नून लीगी और पीपी के अराकीन के साथ साथ पीटीआई के अराकीन भी उठा लिए।
अब बात यह है कि क्या सिर्फ उठाए कारकुनान जाएंगे? जिनकी आशीर्वाद पे और थपकी पे कारकुनान ने हंगामा आराई की, उनका क्या बनेगा? देखिए, मैंने आपको बता दिया, मैं खुद मुल्तान का बेटा हूं, मैं इस शहर का रहने वाला हूं। मैंने लोगों को देखा है, इनके एमएनए 2018 के इलेक्शन में 70 हजार की लीड से इलेक्शन हारे हैं। यहाँ ये सारा इन्होंने ड्रामा किया है, ड्रामा पेंट किया है। इन्होंने एक पूरी कोशिश की इसको न्यूज को हाईलाइट करने की, लेकिन गवर्नमेंट का मकसद कल भी बड़ा पुरखलूस था, आज भी मकसद पुरखलूस है। मैं समझता हूं इनका यह चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। हेल्थ इंडिकेटर्स पाकिस्तान ने नहीं बनाए, ये वबा कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनाई हुई नहीं है, खुदा न खास्ता एक नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, एक पेंडेमिक सूरत हाल है। अगर हमने कोशिश की, काविश की, आपने देखा, आपके मीडिया ने देखा, पूरी कौम ने देखा कि कल मुझे ये बता दें आपकी कोई जिम्मेदारी है, हुकूमत की कोई जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी हुकूमत क्या? हुकूमत बिल्कुल खामोश तमाशाई बन के बैठी है। फिर ये जलसा होगा, जलसा खत्म हो जाएगा। कौन सा शख्स है जिसे को आपने पेशावर में पकड़ा, कराची में पकड़ा, कोयटा में पकड़ा, या इधर पकड़ेंगे आप, मुल्तान में पकड़ेंगे? क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं? आपकी कोई जिम्मेदारी है? राणा साहब, गवर्नमेंट ने अपना पूरा काम किया। गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है आपके सामने है। पूरी दुनिया ने इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को ना सिर्फ इंडोर्स किया, अपने मुल्कों में इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश की। आप इनका चेहरा बेनकाब। मुल्तान का जलसे की बात करते हैं, मुल्तान का बताएं मुझे क्राइस साहब, जहां पे आप मौजूद हैं, मुल्तान के जलसे की बात करें। मैं मुल्तान का बेबस हुकूमत है आपकी, आप बेबस लोग हैं, पूरी कौम को हजान में मुबतला किया हुआ आपने। इकट्ठा करके ये भानमती का कुनबा जो है ना जी, इनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से मुल्क की इकोनॉमी जो स्ट्रेंथन होने जा रही है, इमरान खान इंटरनेशनली जो कामयाबियां हासिल कर रहा है, ये चाहते हैं कि सिस्टम को क्लोज कर दिया जाए, ये चाहते हैं कि सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। चले मुझे ये बताएं, ये जो क़यादत आई है, इन पे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे? यस या नो कीजिएगा। लेकिन मैं समझता हूं मुकदमा नहीं दर्ज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर उस दुकानदार पे क्यों मुकदमा कर रहे हैं? उस मार्केट वाले पे क्यों कर रहे हैं जो SOP पे अमल नहीं करता? इनको आप कहते हैं मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए? ये हॉली काउज है इस मुल्क की, हुजूर वाला। आपके मीडिया का एक बहुत बड़ा पोर्शन, आपके सारे दानिशवर, सारे मुहक्किक, सारे मुतब्बिर, सारे मुकर्रिर 3 दिन से इनके लिए मिन्नतें कर रहे हैं, पूरी कौम को उकसा रहे हैं, पूरी कौम को बता रहे हैं कि अगर ये जलसा न हुआ तो खुदा न खास्ता इस मुल्क में पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूं आज अगर इन्होंने तो फिर कुरैशी साहब, बात यही है, आपके नजदीक ये भानमती का कुंबा है, इस कुंबे को कबीला बनाने में भी किरदार आप ही का है। आप ये देखिए कि अगर आज मुल्तान का जलसा हो गया और आप उसे नहीं रोक पाए तो फिर लाहौर का जलसा भी होगा, उसे कैसे रोक पाएंगे? देखिए यासिर, मैं तो आपको एक अर्ज कर दूं, ये डेमोक्रेसी है, हुकूमतों में मुख्तलिफ लोगों की राय मुख्तलिफ होती है, लेकिन डिसीजन वही होता है जो लीडरशिप करती है। मैं कल से इस बात का कायल था, मैंने हर जगह अपने फोरम पर आवाज उठाई, अपनी पार्टी को भी अर्ज की कि इनको जलसा करने दें। मुल्तान में 2018 में इनके एमएनए 70 हजार की लीड से आ रहे हैं। ये 5000 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, लेकिन हमारी भी थोड़ी सी बदनसीबी है। हर हुकूमतों में बहुत सारे साइंसदान बैठे होते हैं, उनका फिर कीमिया फेल हो जाता है। मैं समझता हूं हुकूमत ने जो कुछ किया पंजाब की, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए किया। इमरान खान का टारगेट, इमरान खान का हदफ पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। इमरान खान ने 2.5 साल में कोई बैरून मुल्क जगह नहीं बनाई। इमरान खान के कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है। आपने इमरजेंसी नाफिज की है मुल्तान में, अब अगर कोरोना फैल जाता है, शुगर मिल्क नहीं लगा ली। नदीम कुरैशी साहब, अगर आप कोरोना फैल जाता है तो क्या कोई इमरजेंसी नाफिज किया अस्पतालों में? वो फरमा रहे थे जी अगर वो मर जाएंगे। नदीम कुरैशी साहब, अगर खुदा न खास्ता कोरोना फैलता है तो फिर उसके जुम्मेदार तो हुकूमत होगी ना। अगर जलसे की इजाज़त दी, आपकी राय है ज़ाती के जलसे की इजाज़त देनी चाहिए, तो मेरी रियासत पे बड़ी ज़िम्मेदारी आती है। तो अगर खुदा न खास्ता कोरोना फैल गया और यहाँ से फैला तो फिर इसकी ज़िम्मेदार अपोजिशन तो नहीं होगी, फिर तो हुकूमत ज़िम्मेदार होगी। राणा साहब, आपके सामने भी सब कुछ है, मेरे भी सामने सब कुछ है, पाकिस्तान की अवाम के सामने भी सब कुछ है। आइडियल सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान में सामरिक जादूगर की हुकूमत है कि वो बटन दबाएगा, तमाम रूल्स और रेगुलेशन को ठीक कर देगा। मैं आपको अर्ज कर दूं, कल पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़माना कायरा साहब फरमा रहे थे कि अगर कोई जलसे में मरा तो ये कुर्बानी होगी। सब जिनका माइंड सेट ये हो, और मैंने तो कल भी अर्ज की और आपके सामने भी अर्ज कर रहा हूं, ये कोरोना भी बड़ा समझदार है।
मैंने बतौर एक इंसान अपनी जिंदगी में इतनी समझदार बीमारी नहीं देखी कि जिसने इस मुल्क के साथी को खा लिया, इस मुल्क के दानिश्वर को नहीं छोड़ा, इस मुल्क के गरीब आदमी को नहीं छोड़ा, लेकिन पाकिस्तान को लूटने वाले ये सर्टिफाइड डाकू, ये सिसिलियन माफिया, इन सब की लीडरशिप इस कोरोना से महफूज है। ये बड़ा समझदार कोरोना है जो गरीब पर हमलावर है। इन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को पीछे कर दिया, जो अब भी चाहते हैं कि सिस्टम सबूताज हो, इनको कोरोना ने टच नहीं किया। लेकिन कुरैशी साहब, इस हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है। आज का जो जमे गफीर जमा हुआ है, अगर आप 3 दिन से या 4 दिन से या पिछले 1 हफ्ते से रोकने की कोशिश ना करते तो जिदबाजी के अंदर इतने कारकुनान ना आते। ये सिर्फ आज इसलिए लाए गए कि अगर तसादुम हो तो तसादुम का सामना करने के लिए हमारे पास कारकुनान की भी बड़ी तादाद मौजूद हो। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि अवाम की फलाह बहबूद के फैसले हों, दोनों जानिब सोच विचार भी करें। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब इस हवाले से लेने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, भारत ने आलमी सतह पर हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे बारे में जो गलत तासुर दिया जाता है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि द इकोनॉमिस्ट या ह्यूमन राइट्स वॉच की तंजीमें या एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा अपनी किताब में अगर भारत के खिलाफ इंकशाफात करते हैं तो सोचने की बात यह है कि क्या वो पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, क्या पाकिस्तान में इनकी पब्लिकेशन होती है या ये पाकिस्तान में बैठ के लिखते हैं। इकोनॉमिस्ट ने जो इंकशाफात किए होशरुबा है कि यकजुमाती एजेंडे पर मोदी हुकूमत इस वक्त बराजमान है, अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। इसी बारे में बात करने के लिए दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से वक्त देने के लिए। तहरीक को दबाने के लिए जो इंकशाफ हुआ कि 4 भारतीय ऐसे हैं कि जिनके आज़ा काट दिए गए, इतनी बड़ी आलमी सतह पर इंकशाफात का होना, भारत की साख का मजरू होना, लेकिन भारत का फिर इक़दामात पे बज़िद रहना, भारत जिस रविश पर चल रहा है ये रविश कितनी नुकसानदेह हो सकती है खित्ते के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कहीं भी नफरतें फैलें तो वो मुनासिब नहीं, वो दुरुस्त नहीं। माशरे के लिए हो, मुल्कों के दरमियान हो, उन नफरतों से लाजमी बात है कि दुश्मनियां बढ़ती हैं। और यहाँ पे मुश्किल ये है कि ये वतीरा भारत में बिल्कुल जब से ये मोदी आए हुकूमत में, तो वो जो RSS का एक पुराना उसकी सोच थी वो लेके आए हैं। लिहाजा यहाँ पे जिस तरह बाराक ओबामा ने अपनी किताब में कहा है कि एक तरफ तो नफरतें अंदर मौजूद ही हैं RSS की अपनी सोच के अंदर, सोच की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ ये हो गया कि ये उनके लिए एक सियासी तरक्की का रास्ता बन गया। लोगों की नब्जों पे हाथ रखा और उन्होंने लोगों की जो नफ्सियात हैं, साइकी उनकी, वो समझी कि यहाँ पे अगर अवाम को अपने साथ, खास तौर पे हिंदू वोटर को अपने साथ मिलाना है तो पाकिस्तान बैशिंग या मुसलमान के खिलाफ नफरत या अकलियतों के खिलाफ नफरत, जो जैसे क्रिश्चियंस के खिलाफ भी बहुत कुछ होता रहा है, सिख भी भुगतते रहे हैं, तो ये एक ऐसा वोट कमाने का एक जरिया बन गया कि उसकी वजह से मोदी जो है वो बड़ी कामयाबी से आगे जा रहा है। अब ये नुकसान सबसे पहले तो भारत का अपना अंदर से हो रहा है, क्योंकि उनकी अपनी सोसाइटी में भी नफरत फैल रही है और जो अकलियतें हैं वो कब तक बर्दाश्त करेंगी। अब आप देख लीजिए कि सिख अलहदा वतन का मुतालबा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, मुसलमान भी कुछ अरसे के बाद हो सकता है कि वो भी अलहदा वतन के लिए बात करें। अमजद शुएब साहब, 4 ऐसे सिख रहनुमाओं की लाशें मिली हैं जिनके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा कटे हुए थे और ये वो लोग थे जो दिल्ली तक मार्च करने के लिए निकले थे और उनकी लाशें उन रास्तों में मिली हैं जिन रास्तों से इन्होंने गुजर के जाना था। जिसके बाद वहाँ पर पहले तो पंजाब के अंदर एक तहरीक की आवाज़ आती थी खालिस्तान की, अब पूरे भारत में आ रही है। अब आप क्या समझते हैं कितनी दूर मंजिल है सिखों की? देखिए जी, सिखों की मंजिल बहुत दूर नहीं है। वहां पे थोड़ा सा जो सिखों को मसला है वो ये है कि इनकी आर्मी में, इंडियन आर्मी में काफी सारे सिख मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक रुकावट वहां मौजूद है। और अगर ये सिख जो आर्मी में हैं, अगर इनके अंदर एहसास ये जाग गया तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। ये सारा किस्सा वहां पे जो इस वक्त चल रहा है सियासी तौर पे, ये मिलिटेंसी की तरफ भी जा सकता है। वहां पे एक तो पंजाब में जितनी काश्तकारी है वो ज्यादातर सिखों के पास है और ये इनकी जो ब्रेड बास्केट है वो सिखों के हाथ में है। दूसरी तरफ ये है कि सिख जो है वो काफी जंगजू कौम है और इन लोगों ने आर्मी में बड़ा इनका साथ दिया हुआ है। ये दो चीजें
अगर ये हट जाती हैं तो इनको भारत तो घुटने पे इनके टेक देगा बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो सिख मुल्क से बाहर जा चुके हुए हैं वो समझते हैं कि उनको यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल सकेगा भारत में कभी भी, और जब भी हिंदू को कोई मुखासमत हुई, कोई झगड़ा हुआ तो वो सिखों को कत्लेआम करेंगे, जैसे उन्होंने दिल्ली में किया था एक दफा। तो इस लिहाज से मेरा अपना ख्याल है कि मंजिल दूर या नजदीक वाला किस्सा नहीं है, मंजिल की तरफ सिख अब बढ़ते रहेंगे। और जो कोरोना की वजह से इस साल रुक गया उनका, जो उन्होंने एक रेफरेंडम करना था, वो मेरा ख्याल अब अगले साल शायद करें, और रेफरेंडम अगर कोरोना वगैरह ठीक हो जाता है तो रेफरेंडम में बड़ी चीजें सामने आ जाएंगी। जनरल साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त हिंदुत्व सोच का काफी असर और रसूख है भारत के अंदर, लेकिन हिंदुइज्म को परवान नहीं चढ़ाया जा रहा, हिंदुत्व को परवान चढ़ाया जा रहा है। छोटी जात के जो हिंदू हैं उन पे भी तशद्दुद हो रहा है। तो हिंदुत्व सोच की वजह से हिंदुइज्म को किस हद तक खतरा है? देखिए, हिंदुइज्म को खतरा नहीं है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हिंदुत्व को अपनाने वाले भी हिंदू हैं। वो बड़े कम लोग हैं, बड़े थोड़े हैं जो कि थोड़ा ओपन माइंडेडली सोचते हैं और वो हिंदुइज्म, प्योर हिंदुइज्म की बात करते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे मजहब में भी अमन की बात है, ये है वो है, लेकिन वो तादाद है कम। और मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल बेहकीकत हो जाएंगे वहां पे, क्योंकि इन्होंने किया ये है कि मोदी ने अदालतों में भी वो जजेस प्रमोट किए हैं, उनको सामने लेके आए हैं जो उसकी सोच से मुत्तफिक हैं। मीडिया में भी उन लोगों को परवान चढ़ाया है जो उसकी सोच के साथ मुत्तफिक हैं, और मिलिट्री में भी लोगों ने ये देख लिया है। जनरल साहब, ये बताइएगा कि भारत में अक़लियतों के साथ जो रवैया रखा जा रहा है, जिससे इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत बड़े अदारे भी उठा रहे हैं, कश्मीर के अंदर भी जो हो रहा है उसको भी सामने लाया जा रहा है, इन तमाम मामलों को देखते हुए पाकिस्तान का केस कितना मजबूत हो चुका है? देखिए, इखलाकी एतबार से तो बहुत मजबूत हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे कश्मीर की बात करते हैं। भारत के अंदर जो दूसरी अक़लियतें हैं, हम उनकी उन्हीं प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे हमायत तो जरूर करते हैं, लेकिन स्ट्रगल उन्होंने खुद करनी है। जहां तक कश्मीरियों का ताल्लुक है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्योंकि कश्मीरी हमारे नुक्ता निगाह से वो पाकिस्तानी है, लिहाजा वो जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे हमारे ऊपर है कि उनकी सियासी रिप्रेजेंटेशन भी उनकी हम करें, उनके इखलाकी तौर पे भी हम ही उनकी आवाज बने। तो ये चीज कश्मीर के मामले में थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन दूसरी अक़लियतों की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान उनकी हमायत भी करेगा। जहां तक इंटरनेशनल स्टेज पे ताल्लुक है, हमें कश्मीर के मामले में मेहनत करनी है, वो केस हमने लड़ना है और उसमें भारत की रियासती दहशतगर्दी को रुकवाना है। ये हमारा एक इमीडिएट मकसद ये होना चाहिए, और कश्मीर की आज़ादी हमारी एक अल्टीमेट गोल है। तो लिहाजा ये स्ट्रगल पाकिस्तान ने कश्मीर के नुक्ता निगाह से कर, कश्मीर के नुक्ता निगाह से पाकिस्तान की स्ट्रगल हमेशा जारी रहेगी जब तक कश्मीरियों को उनका हक के राय दही नहीं मिल जाता, इस्तिस्वाब राय नहीं हो जाता और उनकी आज़ादी का नारा पूरा नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, बात राना साहब ने जिस तरीके से की कि सिखों के साथ किस तरीके से वहाँ पर जुल्म बर्बरियत अपनाई जा रही है और जिसका तज़किरा किया गया कि आज़ा कटे हुए मिले, तो इसलिए ये बड़े सवालिया निशान है भारतीय हुकूमत के लिए कि कौन सा रुख वो इख्तियार कर रही है, किस नहज तक वो पहुँच चुकी है। एक बार फिर से बात करेंगे PDM के ही हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, उनके रवैये के हवाले से कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को कॉर्नर करने पर काम शुरू हो चुका है। एक तरफ ये मरियम नवाज साहिबा पहले इकरार कर चुकी हैं कि मुफाहमत जो है वो चचा की मीरास है, जबकि वालिद की मीरास कुछ और है। तो राना साहब, अगर शहबाज साहब कॉर्नर हो जाएंगे, वो पहले तो अलबत्ता वैसे ही कॉर्नर है, लेकिन अगर उन्हें हकीकी तौर पे कॉर्नर कर दिया जाए तो कॉर्नर करने से फायदा कितना होगा और PMLN को नुकसान कितना होगा? देखिए, उससे फ़ायदा तो मुस्लिम लीग नून को कुछ नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर आज आप गौर करें ना, जब लाहौर से निकली है मरियम साहिबा, तो ये वो लाहौर शहर है जहां मुस्लिम लीग नून का घर कहा जाता है। कितने लोग उनके साथ थे? अगर उनके साथ एक बहुत बड़ी तादाद लाहौर से नहीं निकली तो आप समझ सकते हैं कि लाहौर के लोगों ने उनका बयानिया मुस्तरद कर दिया। लाहौर के लोगों का मतलब है कि मुस्लिम लीग नून के जो उनके अपने लोग हैं, तो शहबाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले या शहबाज शरीफ के बयानिए से इत्तफाक करने वाले और लोग हैं। शहबाज शरीफ मजबूर है, उन्हें भी वही बयानिया रखना पड़ेगा जो नवाज शरीफ का, लेकिन उस तरह वो बयानिया रख नहीं रहे। आपने देखा ना, ये 3 दिन पहले उन्होंने जो मीडिया के दोस्तों से मुलाकात की है, उसमें क्या कहा है, 2 दिन पहले, सॉरी, तो उस मुलाकात में कोई ऐसी बात नहीं की जो मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए के मुताबिक। लेकिन
लेकिन अब मामला कुछ और चलने शुरू हो गए हैं। देखिए, मरियम साहबा से जो ताज़ियत करने के लिए लोग आए, उसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद है। वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान, एक ताज़ियत करने वाले के हवाले से आपसे सवाल करना पहले आप बात, और वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान आए, उन्होंने ताज़ियत की। ताज़ियत के बाद जो मीटिंग थी पीडीएम के हवाले से, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ के साथ नहीं की, बल्कि उन्होंने मीटिंग जो है वो की मरियम के साथ। और इसका इंकशाफ जो है वो खुद राना सनाउल्लाह साहब ने किया। उन्होंने अपनी मीडिया टॉक में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो मरियम साहबा से मीटिंग कर रहे हैं, मरियम साहबा के साथ जा रही है। यानी राना सनाउल्लाह का पलड़ा भी शहबाज शरीफ की जगह मरियम के पलड़े में चला गया। उसके बाद महमूद अचकज़ई है, उन्होंने आके मुलाकात की, ताज़ियत की। ताज़ियत पे के वक्त शामिल थे, मौजूद थे वहाँ पे जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, लेकिन उन्होंने भी मीटिंग जो है वो मरियम साहबा से की। अब मरियम साहबा ने जब उनसे मीटिंग की, पहली मीटिंग में भी मरियम साहब ने मीटिंग के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मियाँ नवाज शरीफ से फ़ोन पे बात करवाई, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा जी हमने अपना गम साइड पे रख दिया है, ये मरियम आपके साथ हर जगह जाएगी। जिस पर मौलाना फजलुर रहमान का एक सवाल था कि क्या शहबाज शरीफ रिलीज़ होने के बाद हमारे साथ होंगे, तो नवाज शरीफ का यह कहना था जब मैंने कह दिया कि मरियम होगी तो सब कुछ मरियम देखेगी। इसी तरह जब महमूद अचकज़ई की बात कराई गई तो यही बात मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से पैगाम दिया गया कि आपने शहबाज शरीफ नहीं, मरियम से रब्ता रखना है, और मरियम, अगर मरियम के बाद आपने किसी से रब्ता रखना है तो उसकी मतलब मैं बताऊंगा। लेकिन यासर ये सारी चीज़ें देखें तो ये शहबाज शरीफ को कॉर्नर किया जा रहा है। और एक जो मुलाकात आप हवाला दे रहे हैं आज, वैसे बड़ा एक सवालिया निशान है कि कुलसूम नवाज साहिबा के वक्त वो ताज़ियत करने नहीं आए, अब की बार ताज़ियत करने आए, तो क्या शहबाज शरीफ साहब की वजह से आए या फिर कोई और वजह? देखिए, बिल्कुल इस तरह चौधरी निसार जो आज पहुँचे, चौधरी निसार का उस वक़्त ना आना और आज आना, और आज उस वक्त वो आए हैं जब उन्हें कन्फर्म था कि आज मरियम मौजूद नहीं होंगी। अगर मरियम मौजूद होती जाती उम्रा में तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह देता कि वो किसी सूरत में भी ना आते। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ। आए हैं, शहबाज शरीफ उनके दोस्त हैं, शहबाज शरीफ से मिले हैं, ताज़ियत भी की है, और मैं आपको अंदर की एक बात बता दूँ, वो शहबाज शरीफ को कुछ पैगाम भी दे गए हैं कि आप जिस तरफ चल रहे थे वो गलत था, आपको वापसी की तरफ आना होगा, यानी आपको अदारों के साथ अदारों की इज़्ज़त करनी होगी। और आज जैसे ही चौधरी निसार वहाँ आए हैं, चौधरी निसार की आमद की इतला मिली है जनाब मरियम साहिबा को, और मरियम साहिबा ने शदीद बुरा मनाया है, और उन्होंने पैगाम भेजा किसी के हाथ कि चौधरी निसार का वहाँ पे आना और उनको रिसीव करना और उनकी ताज़ियत और उसके बाद काफ़ी देर तक बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा। यानी इजहार भी कर दिया कि चचा से मुलाकात के लिए जो दादी की ताज़ियत करने आए हैं उस पर भी इजहार नाराज़ी किया है। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब क्या हकीकी तौर पर हो जाते हैं या नहीं होते, ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बेशक माएँ सबकी सांझी होती हैं, माँ का साया सर से उठ जाना उसका मुतबादिल कोई नहीं है। माँ का साया हमेशा ठंडी छाँव के मुतरादिफ करार दिया जाता है। माँ अगर दुनिया से चली जाए तो ताज़ियत के लिए लोग आते हैं, अल्फाज फीके पड़ जाते हैं, लेकिन माँओं के वफ़ात पर उनके जनाजे को सियासत ज़दा कर देने वाले, उन पर एक सवाल उठता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा को फ़ोन किया है। 3 जो बड़े कायदीन हैं उन पर सख्त बरहमी का भी इजहार किया है कि उनकी वालिदा बेगम शमीम अख्तर का जनाजा बड़ा क्यों नहीं हुआ। ये एक सवालिया निशान उन्होंने छोड़ा और सवाल पूछे हैं। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि लाहौर का जो जलसा होगा वो खादिम हुसैन रिजवी साहब के जनाजे से बड़ा होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं। आप जनाजों को मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहे हैं तो बात करते वक्त अल्फाज का चुनाव भी बेहतर रखना चाहिए। राना साहब, इस तर्ज़ अमल पे क्या कहेंगे, किसको तंबीह की गई? देखें जी, मैं बताऊँ कि जिस दिन मोहतरमा का नमाज जनाजा था तो उस नमाज जनाजा को बहुत से मीडिया सेल्स ने चलाया कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पे देख रहे थे और वीडियो लिंक के से चेक कर रहे थे कि कितने लोग आए हैं और तदफीन के सारे मराहल देख रहे थे। मेरे पास जो एक बड़ी मुसद्दक़ा इतला है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 3 मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमाओं के शदीद तनकीद का निशाना बनाया, बरखमी का इजहार किया कि उनकी वालदा की नमाज जनाजा में बहुत बड़ी तादाद क्यों नहीं आई। जब उन्हें इतला मिली कि उनकी नमाज जनाजा में सिर्फ 2,500 से 3,000 मैक्सिमम लोग हैं, तो यासर मैं 1 मिनट में यह बयान कर दूंगा कि लाहौर शहर के अंदर जो यूनियन कौंसिल है उनकी तादाद 274 है, जिसमें 99% मुस्लिम लीग नून जीती है। इनमें वाइस चेयरमैन जो है
48 हैं, इसमें जनरल काउंसलर 1644 हैं, लेबर काउंसलर 274 हैं, यूथ काउंसलर 274 हैं, लेडी काउंसलर 274 हैं, यानी टोटल तादाद 3288 बनती है। ये वो तादाद है जो इनके अपने लोगों की है, ये वो लोग हैं जो इनके प्लेटफॉर्म से जीते हुए हैं। जो सिर्फ काउंसलर अकेला आ जाए, वाइस चेयरमैन आ जाए तो 3000 से ऊपर बढ़ जाती है तादाद। उनके पास जो रिपोर्ट गई है उसके मुताबिक क्या 2,500 से 3,000 लोग थे, जिनमें से बहुत से लोग वो थे 1500, उन्होंने कहा उनमें से वो लोग थे जो लाहौर से बाइट से आए थे। आप 1500 उनमें से वो निकाल दें तो पीछे क्या रह जाता है? अब उसमें आपको पता है कि मीडिया से तल्लक रखने वाले लोग भी थे, कानून नाफज करने वाले इदारों से तल्लक रखने वाले लोग भी थे, जिस पर मियां नवाज शरीफ ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के एक अहम तरीन जुम्मेदार को कहा कि आप लोग इस काबिल नहीं है कि तंजीम को चला सके, तो जिस पर उसने कहा जनाब हमें क्या कहते हैं, लाहौर तो सब मुंतहिब आपने खुद किया है, सबको जुम्मेदारियां आप लोगों ने खुद दी हैं, अगर वो नहीं आए तो इसमें हमारा क्या कसूर है? जिसके बाद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अब लाहौर का जलसा खादम हुसैन रिजवी मरहूम जो है, हजरत खादम हुसैन रिजवी साहब जो कि खत्म नबुव्वत के मुहाफिज थे, जिन्होंने पहरा दिया, उनके नमाज जनाजा से बड़ा जलसा होना चाहिए। आप सोच लें उनकी, आप सोच देखें मुस्लिम लीग नून की कि वो अपने जलसे को 11 जमातों के जलसे को क्या कह रहे हैं कि जनाब खादम हुसैन रिजवी। देखिए खादम हुसैन रिजवी एक नाम था, उन्होंने खत्म नबुव्वत के लिए पहरा दिया है, उनके पैरोकार हैं, उनको मानने वाले हैं। पूरे पाकिस्तान से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जनाजे में बगैर किसी तफरीक के मौजूद थे, मोहब्बत के लिए मौजूद थे, उनको हराज तहसीन पेश करने के लिए मौजूद थे। अब PDM के कायद कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ कि जनाब लाहौर का जलसा जो कि वो मुस्लिम लीग नून उसकी ऑर्गेनाइज कर रही है, मुस्लिम लीग नून उसकी मेज़बान है और मियां नवाज शरीफ की असल ताकत का पता वहाँ पे लगना है। तो उन्होंने कहा कि लाहौर का जलसा खादम हुसैन रिजवी के जलसे से, हर खादम हुसैन रिजवी के नमाज जनाजा से हर सूरत में बरा होना चाहिए। खादम हुसैन रिजवी मरहूम साहब जो हैं उनकी नमाज जनाजा को वो देख रहे हैं कि उनकी नमाज जनाजा से बरा उनका हर हाल में जलसा होना चाहिए, ये हदायत की गई है। यानी देखना यह है कि आप जलसों को जवाज़ बनाकर अपने अवामी इज्तमा करना चाहते हैं, अवामी मसाइल पे होने वाले इज्तमा को बुनियाद बनाकर वैसे इज्तमा इकट्ठे करें। जलसों को अवामी इज्तमा से तशबीह दें, ना कि जनाजों से तशबीह दें। कब्रों की सियासत, लाशों की सियासत नहीं होनी चाहिए, अवाम के इश्यूज़ पर सियासत होनी चाहिए, यही बेहतरीन हल होता है। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और करेंगे इस्लामाबाद में सिंध हाउस के हवाले से, जिसकी तज़ीन व आराइश के लिए करोड़ों रुपए के ठेकों की मंजूरी दी गई है। फंड्स का इजरा कुछ दिनों में हो जाएगा। ये तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद के ठेके हैं जो दे दिए गए हैं। क्या ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाकर बरसरे इक्तदार आई थी, तो उसने ये नारा आवाम के लिए किस हद तक पूरा किया और अपने लिए क्या कर रही है? वहीद राजफर नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद है। वहीद, कहिएगा, फंड्स का इजरा होने जा रहा है, कितनी ज़रूरत है वहां पर तज़ीन व आराइश? देखिए यासिर साहब, ये इस वक्त सिंध हुकूमत कोरोना की जो सूरत हाल है, मुखीर हज़रात से जो अपील कर रही है कि हमें फंड्स दिए जाएँ, जो कोरोना के मरीज़ हैं उनके इलाज के लिए फ़ंड्स दरकार हैं। इस वक्त सिंध हुकूमत शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रही है, लेकिन सिंध हाउस इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए के अखराजात किए जा रहे हैं तज़ीन व आराइश पर। गवर्नर वज़ीर आला सिंध की जो NXC है लान पर खर्च किए जा रहे हैं, जिसकी इस वक्त जो ज़रा हमें बता रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन अहम शख्सियात के जो गेस्ट हाउस हैं, NXC बनाई गई है सिंध हाउस में गवर्नर की, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की, तो उस पर जो है ये फ़ंड्स खर्च किए जा रहे हैं। 2 करोड़ 60 लाख रुपए महकमा ख़जाना सिंध की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। महकमा ख़जाना सिंध की जो कलमदान का जो चार्ज है वो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के पास है। खुद जो है कोरोना का इस वक्त सामना कर रहे हैं, लेकिन खजाने राजभर साहब, चूंकि हमारे पास स्टोरी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी आप लेके आए हैं, सिंध हुकूमत की सारी चीजें सामने लेकर आए हैं, ये जरा तफसील से थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इससे पहले जो है, इससे पहले इसकी मरम्मत पर, तमीर पर, मरम्मत पर पहले कितने पैसे खर्च हुए थे, और अब अचानक ये जो बजट मंजूर किया गया है, क्या इसमें गवर्नर जो है, गवर्नर सिंध जो है, उनकी रजामंदी शामिल है? राना साहब देखें, सिंध हाउस इस्लामाबाद जो है इस वक्त नया बनाया गया है, इसके ब्लॉक्स जो है नए बनाए गए हैं। इस वक्त सिंध हाउस में किसी किस्म की जो मरम्मत और बहाली की जो ज़राए बता रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से इस पर फंड्स खर्च किए जा रहे हैं। NXC पर जो फ्लैट हैं, गेस्ट हाउस हैं सिंध हाउस के, उस पर जो है उनकी मरम्मत बहाली के लिए जो लान बनाया गया है वज़ीर आला NXC के साथ,
एनएक्सी के साथ जो इस वक्त गवर्नर की जो एनएक्सी है उस पर जो फंड्स खर्च किए जा रहे हैं उस हवाले से तमाम के तमाम जो फंड्स महकमा खजाना सिंध की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से ठेके भी अलॉट कर दिए गए हैं, उसकी मंजूरी दे दी गई है अखराजात के लिए। तो इस वक्त जो मैं डिटेल आपको बताता चलूँ कि गवर्नर लॉजेस और गेस्ट हाउस की सिक्योरिटी वाल से लेकर मरम्मत और बहाली पर जो है 19 लाख से ज़ायद जो फंड्स खर्च आएंगे। वज़ीर आला सिंध की एनएक्सी के फ्रंट गार्डन पर जो है 16 लाख रुपए से ज़ायद की जो अखराजात की मंजूरी दे दी गई है। गवर्नर सिंध की लॉजेस के बैक साइड जो लान की मरम्मत और बहाली जो है वो दीवारों की सिक्योरिटी दीवार की मरम्मत है, बहाली लान के बेहतरी के लिए उस पर जो 18 लाख रुपए से ज़ायद की अखराजात की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला सिंध की जो एनएक्सी है उसकी टाइलिंग की मरम्मत और बहाली पर तकरीबन 10 लाख रुपए की इस वक्त जो महकमा खजाना ने फंड्स जारी कर दिए गए हैं। बिल्डिंग्स एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से इसकी ठेके देने के लिए जो मंजूरी दे दी गई है। गवर्नर और वजीर आला सिंध की जो एनएक्सी है मेन एंट्रेंस है उनकी जो सफाई सुथराई के लिए इस वक्त जो है तकरीबन 14 लाख रुपए सिंध हुकूमत की जानिब से टोटल कितने पैसों की मंजूरी दी गई है राजपाल साहब? टोटल कितने पैसों की मंजूरी दी गई है? अभी तक जो आप बता चुके हैं ये तो 77 लाख तो सीधा सीधा यही हो गया। देखिए राना साहब, इस पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जिस पर सिंध हाउस के जो अहम शख्सियात हैं उनकी एनएक्सी हो गई, गेस्ट हाउस हो गया, उनके जो लान हो गए, उन पे तमाम के तमाम जो फंड्स हैं वो खर्च किए जाएंगे। क्या कहीं अपने अपने मंजूर नजर ठेकेदारों को नवाजने के लिए तो नहीं किया गया? देखिए राना साहब, इस पर तो अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस पर जो तहकीकात अगर हुई, कोई इस पर शिकायतें आई तो इस पर जो हो सकता है तो इस वक्त कबल वक्त होगा कि मनपसंद ठेकेदारों को दिया गया है, लेकिन अहम शख्सियात ज़रूर हैं जिनकी जो एनएक्सियाँ हैं और गेस्ट हाउस उनकी तज़ीन व आराइश के लिए फंड्स जारी किए गए हैं। यानी एक बड़ा सवालिया निशान है। आपने भी जो मुद्दा उठाया कि ऐसे वक्त में जब सिंध हुकूमत कारोबारी हजरात से पैसे तलब कर रही है कि अपने सेहत आमा के लिए खर्च किए जाएं, तो ऐसी सूरत हाल में सिंध हाउस और वज़ीर आला हाउस जो है उसकी तज़ीन व आराइश के लिए 2 करोड़ और 60 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी दिए जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया वहीद राजपर साहब इस वक्त देने के लिए। नाजरीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।